So, students, how are you? Very fine. So, now continuing with the force of friction. इससे आगे चलें. So, now today we will discuss about coefficient of static friction. Coefficient of static friction. The symbol used for coefficient of friction is mu, and when I am saying static friction, so it will be mu s. So now it is defined as a ratio of force of limiting friction to normal reaction. मैंने आपको जब कल हमने लॉस किए थे उसमें बताया भी था कि force of friction is directly proportional to normal reaction and this ratio F by R is constant and that is known as coefficient of friction. So now here mu S is coefficient of static friction. तो अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? अब आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन इज फोर्स, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक, force of limiting friction is the force. So mu s being ratio of two similar quantities, so this coefficient of friction has got no units. इसके कोई units नहीं है. अब इसमें अगर बॉडी मोशन में है तब आपके पास क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. उसमें आप क्या लोगे? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन. अब अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसमें क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. तो उसमें फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन. बॉडी का वेट तो वही है, सेम बॉडी को आप रोल करवा रहे हो तो एफ आर आ गया. बॉडी मोशन में है, एफ के आ गया. मोशन में है पर स्लाइड कर रही है, और बॉडी जस्ट मोशन में है तो लिमिटिंग सिचुएशन बन गई. तो इसमें याद रखिए कि वैल्यू ऑफ म्यू एस विल बी मैक्सिमम, देन म्यू के एंड देन म्यू आर. इफ यू आर टेकिंग सेम टू बॉडी सरफेस और एज वेल एज द बॉडी इटसेल्फ, दोनों की नेचर सेम रहती है. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो म्यू आपने लिया इसकी वैल्यू डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है? वेट के ऊपर करती है, बॉडी के वेट के ऊपर. अब आप ये बताइए कि जैसे ये देखो, ये रहा ग्लास सरफेस बेटा, ये रहा एक वुडन ब्लॉक, ये भी ग्लास सरफेस है और ये रहा वुडन ब्लॉक. ठीक होगी बात? दोनों में वुडन ब्लॉक एक जैसे है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता. हाँ, वेट दोनों का सेम है. ठीक है. अब मान लो कि इस वुडन ब्लॉक का वेट है 10 ग्राम वेट और इसका वेट जो है वो 15 ग्राम वेट है, लेकिन वुडन और ग्लास सरफेस दोनों के सेम है. तो बच्चे इसमें क्या होगा? नो डाउट आर की वैल्यू, इसमें आपके पास ये एम जी है तो ये एम जी डैश आ गया. फर्क हुआ ना, एम डैश जी. एम जी डैश मतलब कि भी वैल्यू जो है टोटल फर्क है, एम डैश इंटू जी. तो यहाँ पर रिएक्शन आर किसके बराबर है? वो एम जी के बराबर है. और यहाँ पर ये रिएक्शन आर डैश हो जाएगा जो किसके बराबर होगा? एम डैश जी के बराबर होगा. तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में नेचर ऑफ द सरफेसेस सेम है बट दोनों का वेट अलग अलग है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दोनों को आपने जस्ट स्लाइड कराना है, यानी कि यू वांट टू टेक द सिचुएशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या दोनों में एक जितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? नहीं, इस केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. सो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आर इंक्रीज हुआ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी, तो उनकी जो रेशियो है वो क्या आ गई? कांस्टेंट. तो इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है
ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। बाकी तो बेटा देखो रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है वो तो हो गए, लेकिन बात मैं सिर्फ स्लाइड करने की कर रही हूं। तो जब स्लाइड कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? ओनली एंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये आपके पास था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बाद हम इसमें एक टर्म लिखते हैं दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या टर्म है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? देखिए पहले इसके लिए ये डायग्राम बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस बॉडी, सेंटर पे सीजी है, यहाँ से बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन आर अपवर्ड, बॉडी पे फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स, तो जिसकी वजह से बॉडी विल टेंड टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स मान लो कि मैंने कहा कि नॉर्मल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ ए एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ बी। तो दो फोर्सेस आ गई बेटा। अगर आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लोगे। तो ये जो डायगोनल है दिस ओ सी, तो ये जो ओ सी डायगोनल है ये आपको क्या बताएगा? इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स। क्या बताएगा? रिजल्टेंट फोर्स। तो अब हम इसमें ये कहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है? रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रही है? दैट एंगल इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके बराबर आता है वो? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आता है। तो इसलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बन गया बेटा? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन with normal reaction. So जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है उसको हम कह रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक होगी बात? अब बच्चे अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो ओ ए सी, ये वाला ट्राइंगल, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा आ गया, ये 90 डिग्री है, ये साइड बेस बन गई और ये साइड परपेंडिकुलर बन गई, तो आप अगर लिखोगे तो टेंजेंट थीटा आपके पास क्या बनेगा? परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस, दैट इज ए सी ओवर ओ ए। अब इसमें ए सी किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है, तो इट इज ओ बी ओवर ओ ए। अब ओ बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ को, ओ ए आर को। नाउ व्हाट इज एफ बाय आर? इट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमारे पास अब ये क्या बन गया कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन टू। तो दोनों को हमने डिफाइन कर दिया, तो उसके बाद हम इसमें इस तरीके से रिलेशन जो है दोनों में डिराइव कर लेते हैं। क्लियर? सो इट्स वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास इसमें आ गया। इसके बाद अब जरा ध्यान से देखना है, जैसे हमने ये टर्म एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिया है,
अब इसमें एक और टर्म आती है एंड दैट टर्म इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। क्या लेते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज का क्या मतलब है बच्चे? आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि जैसे, चलो मैं इसको ही लेके कोशिश करूं कि ये आपके पास बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर मैं ये इस पेन को ये रख दूं यहाँ पर, तो ये पेन ऐसे खड़ा रहेगा, हिलेगा नहीं, है ना, स्मूथ है। अब लेकिन अगर मैं इस पे ऐसे, देखो ये मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दिया, एंगल बन गया, तो इसके अंदर मोशन शुरू होगी ना, मोशन शुरू होगी ना। सो दैट मीन्स कि हम इसमें ये कहते हैं कि जैसे ये बेटा एक इंक्लाइंड सरफेस है, तो अब इसके ऊपर कोई बॉडी रखी, तो ये एंगल ऑफ रिपोज कब होगा? जब इसके ऊपर, इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर जो बॉडी पड़ी है वो अपनी जगह से जस्ट मूव करती है। ये देखो भाई, ये आपके पास है सरफेस, ठीक है, सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये उसके ऊपर ये ऐसे रख दिया, बिल्कुल ठीक है, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रही हूँ, कोई फोर्स नहीं लगाई, कुछ नहीं, आप देखो हुआ ना। तो एक एंगल इतना को बन गया जिस पे ये बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, इट इज द एंगल विच inclined plane makes with horizontal, यानी कि it is angle of inclination such that कि कौन सा, किस मोमेंट पे? बॉडी placed on inclined plane just moves, just slides, just moves। तो इसका मतलब है कि वी आर टेकिंग द सिचुएशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने तो पहले कहा बेटा कि जो हम मेजर कर सकते हैं वो लिमिटिंग ही आराम से कर सकते हैं, आसानी से, ठीक है। तो यानी कि मैं इस सरफेस में ऐसे था, इसको धीरे धीरे ऐसे ऊपर लेके जा रही हूँ, ये ऐसे एंगल पे ये जो बॉडी थी इसने अपनी जगह से सरकने की कोशिश की, ठीक हो गया। तो ये एंगल ऑफ रिपोज आ गया। सो दैट मीन्स कि इस मूवमेंट के ऊपर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है ना। अब आप जरा हम देखें कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले तो बेटा ये ब्लॉक जो है, इसका जो वेट है mg, दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मैं इसको ये वाला ले रही हूँ पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि अब मेरी कोशिश क्या है? आई वॉन्ट टू रिजॉल्व दिस वेट mg along टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या कह रही हूँ मैं? सबसे पहले रिजॉल्व वेट mg along टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने इसमें लेने हैं बच्चे, वो कौन से हैं? तो इसमें है along the plane and normal to the plane। दो कौन से हैं? along the plane and normal to the plane। ये आ गया along the plane, ये वाला बन गया normal to the plane। ये एंगल बेटे अल्फा, क्यों अल्फा है? क्योंकि ये देखो जो एंगल इन दो लाइंस में है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो ये कंपोनेंट क्या बन गया बोलो? mg cos अल्फा। ये कंपोनेंट बन गया mg sin अल्फा, और ये हो गया रिएक्शन। अब बॉडी की मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में तो है नहीं, तो पहली चीज आ गई mg cos अल्फा इज इक्वल टू r।
अब दूसरी चीज़ आपने नोटिस किया कि जब मैं पहले बेटे बात कर रही थी, जितनी मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बात की, तो मैंने उसमें तुम्हें कहा ना कि हम इस पे फोर्स बाहर से अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैंने तुम्हें बताया अभी कि इस ब्लॉक के साथ हम थ्रेड बांध देंगे जो पुली पर से पास होगा। पुली और थ्रेड के दूसरे हिस्से पे पैन लटका देंगे। पैन का वेट या उसके अंदर जो वेट्स लग रही है दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू अप्लाइड फोर्स। इस केस में तो मैंने ऐसा कुछ तुम्हें कहा नहीं ना कहा। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है उसके लिए उसको फोर्स कहाँ से मिली, फोर्स कहाँ से आई? तो बच्चे इसमें फोर्स इस वजह से आई। सो इन दिस केस वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेट which is along the inclined plane that will provide force to produce motion in this block. इस ब्लॉक के अंदर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स कहाँ से आ रही है? वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेट। तो इसकी वजह से ये ब्लॉक किस तरफ को मूव करने की कोशिश करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी? अपवर्ड। तो इसलिए इसमें mg sin अल्फा विल बी इक्वल टू f। तो अब आपके पास mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा इज इक्वल टू f बाय r, एंड जिसे mg कैंसिल हो गया। That means again f by r is mu and sin alpha over cos alpha is tangent alpha. तो again अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, डिराइव रिलेशन बिटवीन द टू। और अब इंटरेस्टिंग बात आपने क्या देखी? आपने ये देखा कि म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। आपने देखा म्यू इज इक्वल टू tangent alpha. So if you are considering a set of the two surfaces, let's say wood and glass, in that very case from first and second, what are you getting? Tangent theta is equal to tangent alpha. That means theta is equal to alpha. So angle of friction is equal to angle of repose. Clear हुई बात? तो इस तरीके से बेटा हमने इसमें ये चीज़ जो है वो स्टडी करनी है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है कि मान लीजिए कि ये एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री था। सो दैट मीन्स कि व्हेन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन बॉडी प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइंड सरफेस जस्ट टेंड्स टू मूव। उसकी कोशिश है वो जस्ट हिल गई अपनी जगह से। अब लेट अस से we increase angle. Now angle is 45 degree. So what will happen? 45 डिग्री पे क्या होगा? अब ब्लॉक विद एक्सेलरेशन नीचे को मूव करना शुरू कर देगा। सो दैट मीन्स इसलिए इसमें एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज पे वो जस्ट है वहां पर। तो अगर एंगल आपने इंक्रीज कर दिया तो उससे बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? Acceleration. Acceleration will be produced in the body. अब सपोज करो मैं आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये प्रॉब्लम दे देती हूँ। क्या प्रॉब्लम दे रही है कि एंगल ऑफ रिपोज is 30 degree when wooden block is placed on inclined glass surface, on inclined glass surface। ठीक हो गया? या वो इस मैं ऐसे कह देती कि when inclined surface is at an angle of 30 degree then wooden block just moves। ठीक हो गया? just slides, ऐसे भी मैं कह सकती थी। now calculate acceleration produced in wooden block. Calculate acceleration produced in wooden block
when angle of inclination, when angle of inclination is increased to 45 डिग्री। कैसे करोगे? अब आप देखिए, इसी चीज को लो बेटा कि आपने यूं ले लिया। अब मैं अल्फा नहीं लिख रही, मैं इसको थीटा लिख रही हूं जो 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्लॉक है। अब हमने इसमें ये चीज क्लियर कर ली कि ये जो कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, इसकी वजह से ब्लॉक ने नीचे को आना है, और जब ये मूव कर रहा है ब्लॉक नीचे की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो दैट मीन्स सबसे पहले मैं लिखती हूँ नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन along the incline में। से क्लियर हो गया ना? along the inclined plane। तो वो बेटे बन गई हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस एफ। ठीक हो गया ना? एम जी साइन थीटा नीचे है और एफ जो है वो ऊपर को है। तो दैट मीन्स एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। अब एफ इसमें क्या है बच्चे, कैसे निकालोगे इसका? देखो कि म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर, तो एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर। और इस केस में राजे आर किसके बराबर था? ऐसे लेना ना, एम जी वेट इधर को, ये एंगल थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा, और ये क्या है? आर। सो दैट मीन्स आर इज एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना? और इसमें अब आपके पास ये चीज बन गई, तो दैट मीन्स कि अब ये क्या बन गया? एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए विल बी इक्वल टू जी, एम तो थ्रो कैंसिल हो गया, जी बाहर ले लो, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्यों? देखो एम कैंसिल हो गया, तो दिस इज जी साइन थीटा, दिस इज म्यू जी कॉस थीटा। अब थीटा हमें पता है 45 डिग्री, जी की वैल्यू भी पता है, अब म्यू की वैल्यू नहीं दी, कैसे करें? फंस गए, म्यू तो पता नहीं। बोलो, म्यू नहीं ना पता? पता है, हाँ। कैसे पता है? हम यहाँ लगाएंगे म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। अब इसमें तो मैंने सीधा लिख दिया था एंगल ऑफ रिपोज इज 30 डिग्री। मान लो मैं इसमें ये कह देती कि ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, तो वहां से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 30 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। सो दैट मीन्स इट इज टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। और टेंजेंट 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? टेंजेंट 30 डिग्री इज 1/√3। तो आपके पास अब ये बन गया बेटा जी इंटू साइन 45 डिग्री माइनस म्यू, दैट इज 1/√3 इंटू कॉस ऑफ 45। दोनों की वैल्यू सेम है। मान लो जी को मैंने 10 ले लिया, साइन 45 डिग्री इज √2, तो इट इज 1 माइनस 1/√3। तो यू कैन सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? तो इस तरीके से मेरा जो बताने का आपको पर्पस था कि आपके माइंड में क्लैरिटी हो। अब आज हमने अभी क्या सीखा है? वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, और उसके बाद हमने ये कहा कि व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजेस बियॉन्ड एंगल ऑफ रिपोज, देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। और जब एंगल ऑफ रिपोज है तो वहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप इन टू योर माइंड, क्या याद रखना है
कि भाई इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, डायनामिक क्या है, रोलिंग क्या है, किसकी वैल्यू मिनिमम है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन की, किसकी मैक्सिमम है स्टैटिक की, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या डिफरेंस है। सो प्लीज़ बड़े ध्यान से इस लेक्चर को व्यू करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, ब्रेन अपने कंसंट्रेशन के साथ व्यू करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सो एट द एंड प्लीज़ write in the comment box that what is the relation between angle of friction and angle of repose. So you have to give relation between angle of friction and angle of repose. So please like, share and subscribe. Thank you.